गुड मॉर्निंग और ट्रिपल एस पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो सेशन है उसकी शुरुआत करते हैं हम इस मोटिवेशनल लाइन के साथ। आगे बढ़ने के लिए हमेशा अपने बनाए रास्तों को चुनें। और आज का जो सेशन है कुछ लेट हो गया है, लेकिन चलिए फिर भी हम इसको आगे करते हैं। आज का जो पॉइंट है इसमें देखेंगे, ये कुछ लाइन है, इसके बारे में आप देखें। आगे बढ़ने के लिए हमेशा अपने बनाए रास्तों को चुनें, जो खुद बनाते हैं उस रास्ते को आप चुनें और फिर आगे बढ़ें। दूसरे के रास्ते पे ना चलें, खुद के बनाए रास्ते पे चलें। चलिए देखते हैं आज की सेशन में क्या है। यहाँ पे आ गया। अब हम पढ़ेंगे आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है बैंक से रिलेटेड, वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो भारत का सेंट्रल बैंक है उससे रिलेटेड हम आज यहाँ पे बात करेंगे। तो आरबीआई जो है, आरबीआई का फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और जो इसकी ये भारत का सेंट्रल बैंक है। जो आरबीआई इज द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, हमारे देश का केंद्रीय बैंक है आरबीआई। आरबीआई वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1 अप्रैल 1935 अंडर आरबीआई एक्ट 1934, और इसकी जो स्थापना हुई थी कहाँ पे हुई थी? कोलकाता में। ओके। और गवर्नमेंट इस्टेब्लिश्ड आरबीआई रिकमेंडेशन ऑफ हिल्टन यंग कमीशन, और जो गवर्नमेंट है उसने आरबीआई को जो स्थापित किया वो रिकमेंडेशन जो हुआ है वो हिल्टन यंग कमीशन ने रिकमेंड किया था उसको, और उसके अकॉर्डिंग आरबीआई की स्थापना की गई। आरबीआई वाज नेशनलाइज्ड ऑन 1 जनवरी 1949। आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण हुआ वो 1949 में हुआ। गवर्नर इज द हेड ऑफ आरबीआई, जो गवर्नर जो होता है वो आरबीआई का हेड होता है। फाइनेंशियल ऑफ आरबीआई 1 जुलाई टू 10 जून। फाइनेंशियल ईयर जो हम बोलते हैं, वित्तीय वर्ष, वो आरबीआई का जो ईयर है वो है 1 जुलाई से 13 जून तक होता है। और वैसे जो हमारे देश का जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। आरबीआई का फाइनेंशियल ईयर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप विशेष ध्यान रखें, 1 जुलाई से 30 जून तक। चलिए चलते हैं अगली स्लाइड के ऊपर। ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको आप ध्यान रखें। राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949, और जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 जुलाई से 30 जून तक है। और सेंट्रल बैंक है इंडिया का सेंट्रल बैंक, और जिस एक्ट के अकॉर्डिंग इसकी स्थापना हुई है वो है 1934। तो ये कुछ पॉइंट हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। द फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई। आरबीआई के जो पहले गवर्नर हैं वो ओसबोर्न स्मिथ हैं। आप ध्यान रखें, ओसबोर्न स्मिथ हैं, और ये ब्रिटिश रूलर के टाइम के हैं ओसबोर्न स्मिथ। और जो फर्स्ट इंडियन गवर्नर हैं आरबीआई के वो हैं सी.डी. देशमुख। सी.डी. देशमुख हैं, और ये 1943 में बने थे। भारत के 3rd गवर्नर हैं ये, सीक्वेंस में अगर देखें तो 3rd गवर्नर हैं ये सी.डी. देशमुख। और सी.डी. देशमुख जो है, इनका जो फुल फॉर्म अगर हम देखें सी.डी. देशमुख का, तो वो है चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख। तो ये आपको ध्यान रखना है। जो प्रेजेंट गवर्नर ऑफ आरबीआई हैं वो हैं 25th नंबर के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। 24th गवर्नर हैं उर्जित पटेल, और 23rd नंबर गवर्नर हैं रघुराम राजन। तो इन सभी का नाम हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। जो करंट में है वो शक्तिकांत दास हैं, सबसे फर्स्ट हैं वो सी.डी. देशमुख हैं, और इंडियन है सी.डी. देशमुख। और जो आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर हैं वो ओसबोर्न स्मिथ हैं। तो इनका हमें विशेष ध्यान रखना है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है।
वाई इज़ द फाइनेंशियल ईयर ऑफ RBI फ्रॉम 1 जुलाई टू 30 जून। यहाँ पे ये पूछा गया है कि जो फाइनेंशियल ईयर होता है RBI का वो 1 जुलाई से 30 जून तक क्यों होता है, तो इसके बारे में बताना है। तो सिंपल सी चीज़ है, अगर RBI का जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से 30 मार्च तक होगा तो वो और सभी बैंकों के ऊपर नियंत्रण नहीं बना पाएगा और उनके अकाउंट्स को चेक नहीं कर पाएगा, काफ़ी चीज़ें, इसलिए वो सब से अलग रखता है अपना फाइनेंशियल ईयर सभी बैंकों से, और जो सरकार है उससे भी सबसे अलग रखता है फाइनेंशियल ईयर। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द फाइनेंशियल ईयर ऑफ ऑल द बैंक्स इज़ फ्रॉम 1 अप्रैल टू 30 मार्च। जो सभी बैंकों का जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल टू 30 मार्च है। इफ़ RBI फाइनेंशियल ईयर, अगर इफ़ RBI फाइनेंशियल इज आल्सो द सेम इट विल नॉट एबल टू मॉनिटर एंड चेक द अकाउंट्स ऑफ द बैंक्स। अगर RBI का जो फाइनेंशियल ईयर है वो सभी बैंकों के समान हो तो वो नहीं कर सकता है, क्या एबल नहीं है मॉनिटर और चेक द अकाउंट्स ऑफ द बैंक, सभी बैंकों के अकाउंट्स को चेक करने में और उन पर मॉनिटरिंग करने के लिए वो एबल नहीं हो पाएगा। इसलिए इसका जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 जुलाई से 30 जून रखा गया है। तो ये फैक्ट है, ध्यान रखें इसका। आइए देखते हैं अगली स्लाइड। फंक्शंस ऑफ RBI, ये फंक्शंस हैं कुछ RBI के, इनको हमें देखना है। आ जाइए, फंक्शंस ऑफ RBI में कौन कौन से काम हैं जो RBI करता है ये हम देखेंगे। तो सबसे पहला जो काम है, इम्पोर्टेंट काम है, इट इज़ द ओनली करेंसी ऑथोरिटी इन इंडिया। जो भारत में जो करेंसी से रिलेटेड जितना भी है सबसे टॉप पर अथॉरिटी है ये करेंसी, मुद्रा से संबंधित जितना भी काम होगा वो RBI के अंडर में होगा। तो ये सबसे मेन काम है, मुद्रा छापना, उसका कंट्रोल करना, उसकी कितनी पूर्ति करनी है मार्केट में, उसको कितना वापस डिपॉजिट करवाना है, ये सब चीज़ें RBI कंट्रोल में हैं। तो जो करेंसी है उससे रिलेटेड पूरे इंपॉर्टेंट काम RBI के अंडर में है, तो ये विशेष ध्यान रखना है। इट इज़ द गवर्नमेंट्स बैंक, ये सरकार का बैंक है, विशेष ध्यान रखें। सरकार का जो बैंक है वो कौन है, RBI। ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट्स आर अंडरटेकन थ्रू द RBI। जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होते हैं गवर्नमेंट के, वो किसके अंडरटेकन होते हैं, RBI के अंडरटेकन होते हैं। ये थर्ड पॉइंट है। इट इज़ बैंकर्स बैंक, ये बैंकों का बैंक है। RBI जो है बैंकों का बैंक है, और कॉमर्शियल बैंक्स हैव टू कीप रिजर्व इन RBI एंड RBI लैंड्स मनी टू बैंक्स। जितने भी कॉमर्शियल बैंक हैं वो अपना धन है जो RBI के पास जमा रखते हैं और RBI से धन उधार ले लेते हैं बैंक। तो ये चीज़ें हैं। उधार देने वाला कौन है, सबसे टॉप में बैंक RBI है, उधार वही देता है, और जमा अगर करवाना है किसी को तो वो भी सबसे लास्ट में कौन करेगा, RBI रिजर्व रखेगा सबका। RBI इज नाउन एज लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट। जो भी उधार करता है उनका एक लास्ट रिसोर्ट क्या है, RBI के बाद में कोई संस्था नहीं जो उधार देती है, RBI सबसे टॉपर है जहाँ से धन उधार मिलता है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये फंक्शंस हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, इन्हें हमें रिपीट करना है। आइए, इट प्रोवाइड्स क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी टू बैंक्स। ये क्लियरिंग हाउस की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, कौन, RBI करता है क्लियरिंग हाउस। सेटलमेंट्स ऑफ क्लेम्स ऑफ वन बैंक ऑन अनदर बैंक्स इज डन बाय RBI बाय द मीन्स ऑफ फॉलोइंग फैसिलिटीज़। कुछ फैसिलिटीज़ जो बैंकों के द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती हैं उनको क्लियर सेटलमेंट कौन करता है, RBI करता है। जैसे कि नेफ्ट जो हम करते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, नेफ्ट से करते हैं और RTGS से करते हैं, तो उन सब का जो क्लियर करता है, सेटलमेंट करता है, कौन करता है, RBI करता है। नेफ्ट है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, ये है फुल फॉर्म नेफ्ट की। और RTGS है रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट सिस्टम। ये दोनों पैसे ट्रांसफ़र करने के प्रोसेस हैं, तो ये दोनों पे कौन कंट्रोल करता है, RBI करता है। सुपरविजन ऑफ बैंक्स एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, इसका सुपरवाइजर का निरीक्षण करना है बैंकों का और NBFC कंपनी जो इतनी भी हैं उनका, तो वो कौन करेगा, RBI करेगा। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, और जितने भी फॉरेन एक्सचेंजेज हैं और फॉरेन करेंसी है उसका जो एक्सचेंज होगा वो कौन करेगा, RBI करेगा। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं, इनको ज़्यादा ध्यान रखें। और क्लियरिंग हाउस की फैसिलिटी प्रदान करता है, नेफ्ट और RTGS की सुपरविजन करता है बैंक्स का, कस्टोडियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होता है। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे।
यहाँ तक हो गया। मॉनेटरी सिस्टम इन इंडिया। इन इंडिया करेंसी इज प्रिंटेड एज पर द प्रोविजंस ऑफ मिनिमम रिजर्व सिस्टम। भारत में जो करेंसी जो छापने का जो प्रोसेस है, जो प्रोविज़न है, वो किस पे, मिनिमम रिजर्व सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है। मिनिमम रिजर्व, कम से कम कितना रिजर्व हमारे पास है, गोल्ड हो या कोई फॉरेन सिक्योरिटीज़ हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमें कितने यहाँ पे करेंसी छापनी होती है। इफ़ गवर्नमेंट प्रिंट्स मोर मनी, अगर सरकार अधिक धन छापती है, अमाउंट ऑफ फिजिकल गुड्स विल नॉट इंक्रीज, बट जबकि फिजिकली गुड्स में कोई भी बदलाव नहीं होता है या बढ़ती नहीं है, जैसे गोल्ड नहीं बढ़ा और फॉरेन जो करेंसी है वो नहीं बढ़ी हमारे यहाँ पे खजाने में, और गवर्नमेंट धन को रुपए छापने में लगी हुई है अधिक से अधिक, तो उससे क्या इफेक्ट आएगा वो देखेंगे। नॉट इंक्रीज बट इंक्रीज इन मनी विल लीड टू इंक्रीज इन प्राइस। तो इससे क्या होगा, धन में अगर, मुद्रा में अगर प्रसार होता है तो जो प्राइसेज हैं, वस्तुओं के जो प्राइसेज हैं उनमें बढ़ोतरी हो जाएगी, विच विल रिजल्ट इन इन्फ्लेशन। और इसको क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन बोलते हैं, महंगाई बोलते हैं, महंगाई, इन्फ्लेशन। अगर ज़्यादा मार्केट में मुद्रा अगर ज़्यादा है और गुड्स कम है तो जो गुड्स की जो प्राइस है वो इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। दोनों पॉइंट्स हैं, दोनों फैक्ट्स हैं, इनको हमें ध्यान रखना है। आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। मॉनेटरी पॉलिसी, इट इज़ द कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी थॉट व्हेन सेंट्रल बैंक रेगुलेट्स मनी सप्लाई इन एन इकोनॉमी। इट इज़ द मेथड थॉट विच द सेंट्रल बैंक रेगुलेट्स मनी सप्लाई इन द मार्केट। जो सेंट्रल बैंक है वो मार्केट में मनी सप्लाई को के मेथड को देखता है, ये मेथड है एक मॉनेटरी पॉलिसी, उस पर निगरानी कौन रखता है, आरबीआई रखता है। दोनों फैक्ट्स हैं, ध्यान रखेंगे। मॉनेटरी पॉलिसीज आर रेगुलेटेड बाय आरबीआई इन बाई मंथली बेसिस। जो मॉनेटरी पॉलिसीज़ हैं उनको कौन रेगुलेट करता है, आरबीआई रेगुलेट करता है, और बाई मंथली बेसिस, हर 2 मंथ आफ्टर 6 मंथ्स इन ए ईयर 6 टाइम्स, मतलब एक साल में 6 बार मॉनेटरी पॉलिसी पे रेगुलेट किया जाएगा। सबसे फर्स्ट जो आरबीआई के अंडर में मॉनेटरी पॉलिसीज का जो सोर्स है वो है रेपो रेट। रेपो रेट क्या है ये देखेंगे। द रेट एट विच आरबीआई लैंड शॉर्ट टर्म लोन टू अदर कॉमर्शियल बैंक। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि द रेट एट विच आरबीआई लैंड शॉर्ट टर्म लोन टू अदर कॉमर्शियल बैंक्स। इसमें रेपो रेट जो होती है, इसमें लिखा है वो दर जिसमें आरबीआई दूसरे व्यवसायी बैंकों को छोटे समय के लिए लोन देता है। कौन देता है लोन, आरबीआई देता है दूसरे व्यवसायी बैंकों को छोटे समय, कम समय के लिए जो लोन देता है, शॉर्ट टर्म लोन जो देता है वो किस रेट पे देगा, रेपो रेट पे देगा। ये जो लोन देगा वो रेपो रेट पे देगा। और जो रेपो रेट अगर बढ़ती है, अगर रेपो रेट बढ़ती है तो जो लिक्विडिटी है मार्केट में, तरलता जो है वो कम हो जाएगी, तरलता कम हो जाएगी। रिवर्स रेपो रेट इसका उल्टा है, देखें रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट जो है द रेट एट विच आरबीआई बोरो लोन फ्रॉम अदर कॉमर्शियल बैंक। अगर आरबीआई किसी बैंक से उधार लेता है, किसी भी कॉमर्शियल बैंक से अगर आरबीआई उधार लेता है तो वो जो जिस रेट पे लेगा वो रिवर्स रेपो रेट होगी, और जो रिवर्स रेपो रेट है वो रेपो रेट से कम होती है। रिवर्स रेपो रेट जो है जिसमें आरबीआई दूसरे व्यवसायी बैंकों से लोन लेता है, जिस दर पे आरबीआई लोन लेता है अदर कॉमर्शियल बैंक से, तो उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट से बढ़ेगी तो लिक्विडिटी कम हो जाएगी, और जो रेपो रेट है इज़ ग्रेटर देन रिवर्स रेपो रेट। जो रेपो रेट जो होती है वो उल्टा रेपो रेट से सदैव अधिक रहेगी। थर्ड नंबर है बैंक रेट। बैंक रेट द रेट विच आरबीआई लैंड लॉन्ग टर्म लोन टू अदर कॉमर्शियल बैंक। बैंक रेट जो होती है जिसमें आरबीआई दूसरे व्यवसायी बैंकों को लंबे समय के लिए लोन देता है। एक कम समय के लिए लोन देता है वो तो रेपो रेट होता है, एक लंबे समय के लिए लोन देता है वो बैंक रेट होती है।
तो ये तीनों चीज़ें हैं, इनको हमें देखना है। सबसे पहला रेपो रेट है। आरबीआई उधार देता है बैंकों को शॉर्ट टर्म टाइम के लिए। रिवर्स रेपो रेट, आरबीआई धन उधार लेता है कॉमर्शियल बैंकों से, रिवर्स रेपो रेट। और आरबीआई धन उधार देता है लॉन्ग टर्म लोन टू अदर कॉमर्शियल बैंक, तो उसको बोलेंगे बैंक रेट। इसके बाद आ जाइए फोर्थ नंबर जो है एमएसएफ। एमएसएफ है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, तो इसमें क्या होता है, इन दिस सिस्टम ए बैंक कैन बोरो ओवरनाइट लोन्स फॉर आरबीआई एट 1% हायर देन द करंट रेपो रेट। इसमें क्या लिखा हुआ है, सीमांत स्थायी सुविधा है। सीमांत स्थायी सुविधा, इसमें आप बैंकों को क्या लाभ मिलेगा इस सुविधा में, इस नीति में एक बैंक आरबीआई से रातों रात लोन ले सकता है, कभी भी इमरजेंसी में लोन ले सकता है 1% ज़्यादा दर में रेपो रेट से। जो रेपो रेट जो फिक्स है उससे 1% ज़्यादा में अगर लोन लेता है बैंक इमरजेंसी में, तो वो होती है सीमांत स्थायी सुविधा, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। फिफ्थ है सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, नगद आरक्षित अनुपात है। एवरी बैंक हैज़ टू रिजर्व ए फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ इट्स टोटल डिपॉजिट टू आरबीआई इन फोरम एंड कैश। बैंकों का अपने कुल डिपॉजिट का कुछ हिस्सा, जितना भी उनके पास जमा होने के लिए आता है, उसका कुछ हिस्सा आरबीआई को नगद के रूप में जमा करना पड़ता है। ये जमा होगा कुछ हिस्सा, इसको सीआरआर कहते हैं, नगद आरक्षित अनुपात कहते हैं। ये नगद में होगा, साफ लिखा हुआ है, आरक्षित है, रिजर्व करना पड़ेगा, और किसके पास करना पड़ेगा, रिजर्व बैंक के पास। कुछ फैक्ट हैं, देखें यूनिट। आइए, सबसे पहले इट इज़ कंपलसरी, सभी बैंकों के लिए कंपलसरी है, सभी बैंकों को जमा करवाना पड़ेगा आरबीआई के पास। नगद में होगा, कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा इस पर, नो इंटरेस्ट, कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। और थर्ड है सिक्योरिटी है, सुरक्षित है, वीकली, और वीकली जितना भी आपके पास धन आएगा वो आपको सब वहाँ पे जमा करना होगा। और स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो है हमारा 6th नंबर वाला पॉइंट, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो एसएलआर, सांविधिक तरलता अनुपात। एवरी बैंक हैज़ टू रिजर्व ए फिक्स परसेंटेज टू इट्स टोटल डिपॉजिट्स विद इट्स सेल्फ। हर बैंक अपने कुल डिपॉजिट का कुछ हिस्सा अपने पास किसी भी रूप में जमा करना पड़ता है। ये किसी भी रूप में हो सकता है, सोने में या चांदी में हो सकता है, चांदी में नहीं हो सकता, या तो कैश में हो सकता है या सोने में हो सकता है, और वो अपने ही पास उसको डिपॉजिट रखेगा, तो इसको बोलेंगे सांविधिक तरलता अनुपात, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, जो अपने पास रखेगा। और जो आरबीआई के पास रखेगा कैश के रूप में वो होगा सीआर। तो इन चीज़ों को हमें, इन डिफरेंस को हमें ध्यान रखना है। इसके बाद है ऑपरेशन मार्केट। 1 मिनट, हमने तीनों पढ़े, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी सीआरआर पढ़ा और स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो पढ़ा। आइए अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट। ओपन मार्केट ऑपरेशन है, खुला बाजार संचालन की क्रियाएं जो होती हैं क्या होती हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन। इट इज़ ए सिस्टम ऑफ बाइंग और सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फ्रॉम मार्केट। ये होती है यहाँ पर सरकारी प्रतिभूतियाँ जो होती हैं बाजार में खरीदता और बेचता है कौन, आरबीआई बेचता है। सरकार, अगर आरबीआई को पैसे की ज़रूरत है, कैश की ज़रूरत है, तो सरकारी प्रतिभूतियों को मार्केट में बेच देगा। तो मार्केट में जब बेचेगा तो पैसा आरबीआई के पास आ जाएगा, मार्केट में जो तरलता है वो कम हो जाएगी। और जैसे ही सरकारी प्रतिभूतियाँ खरीदेगा मार्केट से, तो पैसा मार्केट में वापस चला जाएगा और तरलता बढ़ जाएगी। तरलता बढ़ेगी तो जो पैसा जाएगा लोगों के पास और ख़रीद देंगे वो सामान, तो इन्फ्लेशन में थोड़ी वृद्धि होगी। तो अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है सर, ये ओपन मार्केट ऑपरेशन एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। मुद्रा बैंक है एक
मुद्रा बैंक क्या है? माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी है मुद्रा बैंक। इस्टेब्लिश्ड किसके अंडर में इस्टेब्लिश की हुई है? PMMY, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंदर इसको इस्टेब्लिश किया हुआ है। इस्टेब्लिश्ड ऑन 8 अप्रैल 2015, 8 अप्रैल 2015 को इसे इस्टेब्लिश किया हुआ है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है इज़ टू प्रोवाइड लोन टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जो इसकी लघु उद्योग जो है उनको लोन देना होता है, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। लोन 3 प्रकार का हो सकता है, और अगर छोटे हैं उद्योग, लोन 3 प्रकार का हो सकता है। सबसे छोटे वाले हैं उनको 50,000 तक का लोन, मिडिल जो कंडीशन में है उनको 50,000 से ज़्यादा का 5 लाख तक का, और जो टॉप पे हैं लघु उद्योग उनको 5 लाख से 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जा सकता है मुद्रा बैंक से। दोनों चीज़ें हैं, इम्पोर्टेंट फैक्ट है RBI के, ध्यान रखें। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। चैनल को रेगुलर देखते रहें। आज का वीडियो थोड़ा लेट है वैसे, लेकिन रेगुलर रहेंगे और आप भी रेगुलर देखते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।